Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer, and we were on third book of BSc third year electronics. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकट में अवस्था घनत्व। बड़ा अजीब सा नाम है, टॉपिक भी अजीब सा है और थोड़ा सा हार्ड रहेगा टॉपिक आज के लिए। आपको बहुत ही फोकस रखना पड़ेगा आज के टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई नई टर्म्स आएंगी। अगर आपने एक टर्म भी मिस कर दी ना इसमें, तो ये सारा टॉपिक पजल हो जाएगा आपके लिए और डाउट ही डाउट आपके लिए क्रिएट होंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको सिंपली मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। तो ये आपको बताता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जगह, यानी कि आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, या फिर इसको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। एग्जाम में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आ जाता है या डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आ जाए या डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पूछ ले, स्टेट की कंसंट्रेशन पूछ ले, स्टेट की डेंसिटी पूछ ले, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूछ ले, ये सब कुछ घुमा फिरा कर पूछे जाए, टॉपिक एक ही है, ये अलग अलग टॉपिक नहीं है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हमें पता करना है कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सांद्रता निकालनी है अपने को, कंसंट्रेशन निकालनी है, घनत्व निकालना है उनका। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है घनत्व, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स देख लेते हैं इसके। मोस्टली इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। जैसे ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है यहाँ पे एक EC यहाँ पर होता है, ठीक है, सबसे नीचे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ कहीं मिलेंगे आपको, आगे कम मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको EC के पास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उनको ऑन एनर्जी चाहिए और यहाँ पर आके वो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे अगर ऊपर और जानी चाहिए, अगर ऊपर एनर्जी और चाहिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको और ज़्यादा। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन इन EC, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 12 mv²। अगर मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये बन जाएगा 12 m² v²/p², और ये होता है ओवर m। और आपको पता ही है m में किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, p के। तो ये बन जाएगा p²/2m। इसके बाद हमें एक चीज़ और पता है कि जो p होता है मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है, h⁻k के। h⁻, किसके इक्वल होता है यहाँ पे, h⁻ इक्वल होता है 2π/h के। इक्वल होता है h/2π। h यहाँ पे क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट है, और अगर इसको 2π से डिवाइड करोगे तो इसको h⁻ से डिनोट करते हैं। k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे 2π/λ होता है। लैम्डा को पता है, लैम्डा होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है k, और k को हम कहते हैं यहाँ पे वेव वेक्टर। यानी समझ लो एक तरीके से पर यूनिट लेंथ है, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसकी पर यूनिट लेंथ होती है ये k। तो यहाँ पे h⁻k किसका होता है, p के इक्वल होता है। तो अगर इस p को अपने वहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एनर्जी इक्वल आ जाएगी h⁻² k²/2m के। यहाँ पे अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2me/h⁻²
का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास के आ चुके हैं। अब मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम बता दिया, P इक्वल्स टू एच के होता है। वेव वेक्टर मैंने आपको डिस्कस कर लिया, वेव वेक्टर होता है 2π/λ के। और अब देखते हैं फर्मी सरफेस। फर्मी सरफेस अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो फर्मी सरफेस है उसको दोबारा लेते हैं। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, इस फॉर्मूले में बताया था कि ई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/e⁻⁴ के। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं हमने कि अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा k² इक्वल्स टू 2me/h²। के स्क्वायर यहाँ पे क्या होएगा, के यहाँ पे आपको पता है वेव वेक्टर है, और वेव वेक्टर के अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कंपोनेंट देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, kx², ky² और kz²। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये किसकी इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है, यानी गोले का समीकरण है। गोले के समीकरण में यहाँ पे ये एक तरीके से क्या होगी, रेडियस होगी। ये एक्स एक्सिस की रेडियस है, ये वाई एक्सिस की रेडियस है और ये जेड एक्सिस की रेडियस है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है किसको डिनोट करता है, एक स्फीयर को डिनोट करता है, गोले को डिनोट करता है। और इस गोले में क्या पता चलता है, ई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन पता चलती है कि उसका जो अगर के रेडियस के गोले की कल्पना करें, के रेडियस के स्फीयर की इमेजिनेशन करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई और उसका मास क्या है, m है यहाँ पे। इसके बाद अपने डिस्कस करते हैं बाउंडेड पैरेलल पाइप्ड फॉर वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ है ये। अभी हमने जो एक स्फेरिकल सरफेस की इमेजिनेशन की थी वो कुछ स्टेप से है। ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो z एक्सिस है, और ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बात चल रही है कंडक्टर के अंदर की। कौन से कंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अब मैं अगर यहाँ पे एक छोटे से वॉल्यूम की इमेजिनेशन करता हूँ और ये वॉल्यूम कैसा है, इस वॉल्यूम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल स्टेट है, तो इस क्यूब की अगर मैं लेंथ को डिनोट करूं Lx से, Ly से और Lz से, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई ये होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू Lx, Ly, Lz। अब ये जो Lx, Ly, Lz है ये किस तरीके से है, ये हमारे पास, तो हमने इसकी डायमेंशन मानी थी L1, Lx, Ly और Lz, और ये जो क्यूब है हमने इस तरीके से सपोज किया है कि इसमें सिंगल स्टेट है या फिर सिंगल क्वांटम स्टेट है या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कि इसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, क्योंकि अगर अपने सिर्फ Lx की बात करें, मान लो ये डिस्टेंस Lx है और ये बाउंडेड सरफेस है स्फीयर इस क्यूब का, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, 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 वो कैसे भी हो, नोड जो है वो हमेशा बाउंड्री पे बनेगा। इन केस अगर नोड बाउंड्री पे नहीं बनता, नोड मान लो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने नहीं सोच सकते, यहाँ पे अपने को यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि नोड्स कहाँ बन रहे हैं, बाउंड्री पे बन रहे हैं। तो अगर नोड्स बाउंड्री पे बन रहे हैं तो वी कैन से कि Lx जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है n1 लैम्डा के। ओके, n यहाँ पे क्या इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये नोड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ये इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में एनर्जी लॉस हो रहा था। अब इसी तरीके से यहाँ पे Ly की वैल्यू क्या बनेगी,
वो बन जाएगी n2 लैम्डा के, और LZ की वैल्यू बन जाएगी n3 लैम्डा के। लैम्डा किसके इक्वल होता है आपको बताइए, लैम्डा होता है 2 पाई ओवर के। तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा k इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा के एक्स मान लेते हैं इसको। तो लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ से रखते हैं हमने 1 2 3 नेम देते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एक्स इक्वल्स टू 2 पाई ओवर n1 lx। अगर हम बात करें फर्स्ट नोड की, तो या फिर मैं बात करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वेव वेक्टर डेल के की, डेल के एक्स की, तो यहाँ पे जो n है उनका सब्ट्रैक्शन n1 और n2 का सब्ट्रैक्शन 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई ओवर lx। इसके बाद इन सिमिलर हमारे पास डेल के वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई ओवर एल वाई, डेल के जेड किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई ओवर एल जेड के, और इन तीनों का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, वॉल्यूम दे देगा। और ये वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम है पर यूनिट क्वांटम स्टेट। यहाँ पे क्वांटम स्टेट क्या होती है, क्वांटम स्टेट का मैं बता देता हूँ कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो था वो ये कहता था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनका क्वांटम नंबर सेम हो, यानी कि सारे के सारे क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, एल होता है, एम होता है और एन होता है। ये एन एल एम जो क्वांटम नंबर होते हैं, पॉली ने कहा था कि ये क्वांटम नंबर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी सेम नहीं होंगे किसी एटम में, क्योंकि ये इनकी स्टेट होती है और ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं, डिफरेंट शेल में होते हैं, सब शेल में होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं, और ये किससे डिनोट होते हैं, क्वांटम नंबर से डिनोट होते हैं। तो बात करें सिंगल क्वांटम स्टेट की, तो यहाँ पे सिंगल क्वांटम स्टेट जो है हमारे पास, आप ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और ये हमारे पास वॉल्यूम कैसे आएगा, जब हम डेल के एक्स, डेल वाई के वाई और डेल के जेड का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे डेल के एक्स, डेल के वाई और डेल के जेड का जो मल्टीप्लाई होएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई का मल्टीप्लाई 3 टाइम होएगा, 2 पाई का क्यूब आ जाएगा ओवर v आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एल एक्स, एल वाई और एल जेड का मल्टीप्लाई क्या बनता है, v बनता है। इसके बाद हमने पर यूनिट क्वांटम स्टेट निकाल दी। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट निकाल रहे हैं अपने, तो वो कैसे निकालेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना। क्वांटम स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर क्वांटम स्टेट हम जो निकालेंगे उसके लिए आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, वो होएगा कि वॉल्यूम ऑफ के स्पेस फॉर कांस्टेंट एनर्जी ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू वन क्वांटम स्टेट इन के स्पेस। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक तो इस वाले रिजल्ट की, इससे जो वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि ये स्फीयर है, गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। ओके, तो मैं यहाँ रेडियस लिख देता हूँ, और रेडियस यहाँ पे क्या है, रेडियस ये है के एक्स, के वाई, के जेड, और
बेसिकली अगर ये किसके इक्वल है तो ये यही जो टर्म है हमारे पास ये रेडियस को डिनोट करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूँ और साथ में स्क्वायर भी कर दूँ तो ये जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है ये किसको डिनोट कर रही है, रेडियस को। तो इधर से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/3 पाई अंडर रूट 2m e ओवर h कट स्क्वायर की क्यूब, या हम इसको पावर 3/2 भी राइट कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पिन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक अप और एक डाउन। अप का मतलब क्लॉकवाइज और डाउन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं, और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं, जो दोनों की स्पिन क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपने बेसिकली ऐसे साइन लगाए होंगे जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, एक का स्पिन अप रखते हैं, एक का स्पिन डाउन रखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट अपने बात करें तो यहाँ पे 2 से तो इंटू होएगा ही होएगा, क्योंकि एक अप स्पिन के लिए और एक डाउन स्पिन के लिए। इसके बाद हमें कौन से वॉल्यूम डिवाइड करने हैं, एक तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला वॉल्यूम, ये 4/3 पाई टू एम ए ओवर h कट स्क्वायर की पावर 3/2 को किससे डिवाइड करना है, इस वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ये बन जाएगा 8 पाई क्यूब ओवर v। आपको पता है ये टर्म सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैंसिल देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं टर्म्स पहले ताकि इजी हो जाए। 2 4 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, पाई से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 ऐसे ही रहेगा, v ऊपर चला जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वन ओवर थ्री v, सॉरी v नहीं आएगा, 1/3 2m a ओवर h कट स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू v। ये हमारे पास आ गया n, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट। इसके बाद आपको निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ए के रिस्पेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट और डिफाइन करते हैं, ये आ जाएगा dN/dA इक्वल्स टू 1/3। ऐसे कैसे रहेगा, कोफिशिएंट है, 2 ऐसी रहेगा, m ऐसी रहेगा, h कट स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये सब कोफिशिएंट है, v भी ऐसी रहेगा, पावर 3/2 भी ऐसी रहेगी। किसका डेरिवेटिव हो जाए, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, a के रिस्पेक्ट हो रहा है। a की पावर 3/2 का डेरिवेटिव कर रहे हो तो 3/2 आगे आ जाएगा, और a की फाइनल पावर बनेगी 1/2। फिर ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे देखा जाए तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 8 का जब क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वो होता है 2√2। ऑलराइट, इसके बाद m की पावर यहाँ पे कितनी है, 3/2। h कट क्या होता है, h कट होता है h/2 पाई, तो ये हो जाएगा h² इंटू 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 2 है और एक है a की पावर 1/2। अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख लेते हैं,
यहाँ पाई स्क्वायर रह गया था अपना। पाई स्क्वायर अगर यहाँ पे रह चुका है तो यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा डिवाइड में, और इधर भी पाई स्क्वायर आएगा डिवाइड में। और ये जो एच कट की वैल्यू जो रखी थी h/2 पाई, तो 2 पाई तो ऊपर आ गया था, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इस पर स्क्वायर भी आ गया, लेकिन इस पर पावर 3/2 भी आएगी। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बच गई है यहाँ पे। इसको राइट कर लेते हैं 2, और इसको राइट कर लेते हैं m³, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ए की पावर भी कितनी है 1/2 है। साथ में पाई देख लेते हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, π³ पाई स्क्वायर, एक पाई बच जाएगा ऊपर, और इधर एक यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे h² तो है ही। इसको और अच्छा लिख लेते हैं 8π2m³ रेज़ टू द पावर 1/2 e⁻²/2 ओवर h²। तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट को फिर से बताता हूँ, कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको। और ये स्टेट क्या होती है, स्टेट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है एक तरीके से, या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोल सकते हैं इसको आप। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये आगे के डेरिवेशन में काम आएगा, और आप इसको नोट कर लो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स लगना। डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।